गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन 12th केमिस्ट्री एमपी बोर्ड 2021 के सभी चैप्टर्स के एक एक अंक के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने चैप्टर फर्स्ट के एक एक अंक के क्वेश्चंस देखे थे। आज बाकी सभी चैप्टर के एक एक अंक वाले क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो चैप्टर फोर्थ से शुरू कर रहे हैं अपन। सेकंड और थर्ड में एक अंक वाले क्वेश्चन नहीं है। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान होता है 0.693 बटा के। तो जहाँ के बराबर है दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। दूसरा प्रश्न, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। अणु संख्यता सदैव पूर्णांक संख्या होती है। प्रश्न क्रमांक 3, अणु संख्यता सदैव पूर्णांक संख्या होती है। प्रश्न क्रमांक 4, तीव्र अभिक्रियाएं 10⁻⁻14 सेकंड 10⁻⁻14 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है। एक वाक्य में उत्तर में देखते हैं अपन एक एक नंबर वाले। शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो आप सरलतम उदाहरण देना चाहें तो ये दे सकते हैं, H2 + Cl2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनाएगा। या फिर आप ये अमोनिया वाला याद रखना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, 2NH3 उत्प्रेरक है प्लेटिनम, तो N2 + 3H2। ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है। आप चाहें तो N2 + 3H2 बराबर 2NH3 भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक उदाहरण आप लिख दें। शून्य कोटि की अभिक्रिया। द्रव्यानुपाती का क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुल्डबर्ग तथा वागे ने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किया। गुल्डबर्ग तथा वागे ने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। दोनों एक ही बात है, पर आप ये जो नीचे लिखा है वो लिख दें, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो अध्याय 4 में एक एक अंक वाले यही प्रश्न थे। अब अगला अध्याय लेते हैं अपन, अध्याय 7, पी ब्लॉक के तत्व। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक अंक वाले प्रश्न, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र यानी लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र है इसका N2O। फिर आता है हमारा केल्कोजन कौन से समूह के तत्व हैं? तो 16 समूह के तत्व हैं ऑक्सीजन परिवार के। इनको केल्कोजन भी कहा जाता है। केल्को एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले। तो भूपर्पटी में इनके ऑक्साइड्स अयस्कों का निर्माण करते हैं। समूह 16 के तत्वों को केल्कोजन भी कहा जाता है। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? हेलोजन। हेलो का मतलब है समुद्र और जन मतलब उत्पत्ति, यानी अधिकांश ये समुद्र से उत्पन्न होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, 17 समूह के तत्व हेलोजन कहलाते हैं। क्लोरीन की खोज किसने करी? शीले ने करी थी क्लोरीन की खोज। आप केवल शीले लिख दें तो चलेगा। पूरा नाम था इनका कार्ल विल्हेल्म शीले। कार्ल विल्हेल्म शीले।
जोड़ी मिलान करना अपन को हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये नंबर डाल दिए मैंने। H2S गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं अपन इसका, प्रयोगशाला अभिकर्म। नारंगी धुआं कौन देता है? तो CrO2 Cl2, क्रोमिल क्लोराइड, ई इसका उत्तर है। नारंगी धुआं क्रोमिल क्लोराइड देता है, CrO2 Cl2। क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का विरंजन, क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का विरंजन क्या कहलाता है? तीसरे का है ये ब, ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण से रंगीन पदार्थों का रंग उड़ जाता है। चौथा, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील लिख दिया है, ये अक्रियाशील होना चाहिए, यहाँ पे पेपर में मिस्टेक है। रासायनिक रूप से अक्रियाशील, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती, उत्तर अ। साइन बोर्ड में किसका उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है 5 का उत्तर है स, नियोन। साइन बोर्ड में हम नियोन गैस का उपयोग करते हैं। तो ये अध्याय 7 के 1 अंक वाले प्रश्न। अब अध्याय 8 देख लेते हैं हम। रिक्त स्थान है अध्याय 8 में। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरा, एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? अंतर संक्रमण तत्व, अंतरा संक्रमण तत्व, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तीसरा प्रश्न, संक्रमण धातुओं के आयन कैसे होते हैं? तो रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों के रूप में किया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों के रूप में किया जाता है। 4 श्रेणियां होती है इसकी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। अधिकांश ये धातुएं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, लगभग सभी इन संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखे हुए हैं। तो ये विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं संक्रमण तत्व। फिर वापस अपना सही जोड़ी आ जाता है इस अध्याय 8 में भी। दोनों तरफ अपन ने लिख दिए हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, तो इसका चौथा उत्तर है ये। एफी यानी आयरन पाया जाता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका में एफी होता है। एक्टिनाइड, ये 5F श्रेणी में आते हैं, उत्तर तीसरा है इसका। लेंथेनाइड, ये 4F श्रेणी में आते हैं, यानी 5वां उत्तर है। इसके बाद प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको 3D श्रेणी कहते हैं, पहला उत्तर है इसका। और परमाणु क्रमांक 28 निकल का होता है। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी में निकल पाया जाता है, यानी उत्तर दूसरा इसका निकल। तो पहले का उत्तर है चौथा एफी, दूसरे का उत्तर तीसरा 5F श्रेणी, तीसरे का उत्तर है चौथा, पांचवा, तीसरे का उत्तर है पांचवा 4F श्रेणी, और चौथे का उत्तर है पहला 3D, और पांचवें प्रश्न परमाणु क्रमांक 28 किसका है? तो ये निकल का है, दूसरा उत्तर निकल। 3 अंक वाले प्रश्न आ जाते हैं इसमें। ये 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक वाले प्रश्न अपन अगले वीडियो में इन पे चर्चा करेंगे। अध्याय 9, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उपसहसंयोजक रसायन, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, अध्याय 9। पहला प्रश्न रिक्त स्थान का, उपसहसंयोजक संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को क्या कहते हैं अपन? इसका जो सेंट्रल मेटल
एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, जिसके चारों ओर लिगेंड्स पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो उप सहसंयोजन केंद्र कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन सेंटर कहते हैं, उप सहसंयोजन केंद्र। दूसरा प्रश्न है ईडीटी एक कैसा लिगेंड है? तो ये षडदंतुर लिगेंड है। तो षडदंतुर भी लिख सकते हैं आप इसका उत्तर, कुछ किताबों में इसको हेक्सादंतुर भी लिखा हुआ है और बहुदंतुर भी लिख सकते हैं, पर षडदंतुर लिखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर है। तीसरा प्रश्न उपसंयोजी यौगिकों का रंग किस कारण होता है? तो ये डी संक्रमण के कारण होता है। तो डी संक्रमण में क्या होता है कि ये डी ऑर्बिटल के जो कक्षक होते हैं निम्न ऊर्जा से डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी ऑर्बिटल दो भागों में बढ़ जाता है और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षकों से उच्च ऊर्जा कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं। तो उत्तर क्या लिखना अपन को? उपसंयोजी यौगिकों का रंग डी संक्रमण के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 4 ज्यामिति समवायवता हेटेरोलाइटिक संकुलों में पाई जाती है। ज्यामिति समवायता हेटेरोलाइटिक संकुलों में पाई जाती है। तो क्या होते हैं हेटेरोलाइटिक संकुल? जिनमें लिगेंडों की भिन्न ज्यामिति संभव है। तो दो रूप संभव हो जाते हैं इनके, सिस रूप और ट्रांस रूप भी कहते हैं इनको, और समपक्ष और विपक्ष रूप भी कहते हैं। ये बाद की लाइनों में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है केवल समझाने के लिए। आपको उत्तर केवल यही लिखना है, केवल एक शब्द वाले। ज्यामिति समवायवता हेटेरोलाइटिक संकुलों में पाई जाती है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या, केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। वैसे समन्वय संख्या वो होती है कि उससे कितने एक दंतुर लिगेंड जुड़े हैं, पर यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, पर उत्तर अपन को यही लिखना है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। फिर आता है एक वाक्य में उत्तर। देखते हैं पहला प्रश्न इसका, जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए। तो ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक में आप चाहें तो टाइटेनियम लिख सकते हैं, और दोनों लिखें तो टाइटेनियम और एल्यूमिनियम लिख दें। उत्प्रेरक के रूप में टाइटेनियम TiCl4 और C2H5 होल्थराइज Al ट्राईएथिल एल्यूमिनियम। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन में इनको उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप केवल एक उत्तर लिखें तो पहले टाइटेनियम लिखा है रिएक्शन में, तो आप टाइटेनियम लिख दें। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम दोनों का उपयोग इसमें होता है। हालांकि ये बहुलीकरण का चैप्टर हटा दिया गया है, पर यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया है, टाइटेनियम इसका उत्तर होगा। किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं? तो आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु वाले लिगेंड, या बहुदंतुर लिगेंड भी इसमें लिख सकते हैं आप। दो या दो से अधिक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु वाले जो लिगेंड हैं वो किलेट बना सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों तरफ एक रिंग जैसी संरचना बना लेते हैं, तो उसे किलेट कहते हैं। तो बहुदंतुर लिगेंड भी इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, या चाहें तो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु वाले लिगेंड, ये उत्तर भी आप लिख सकते हैं। फिर आता है टेट्रा कार्बोनिल निकल का सूत्र। ये होता है Na और ब्रैकेट में CO कार्बोनिल होल 4
वास्तव में एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसको लिगेंड के रूप में हम कार्बोनिल कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, NiCO4। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उप सहसंयोजक यौगिकों के में रंग का कारण क्या है। तो वही डी संक्रमण भी इसमें लिख सकते हैं, और डिटेल लिखना चाहें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा क्षेत्र के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा क्षेत्र के डी कक्षकों में प्रवेश के कारण इनका कलर उत्पन्न होता है, जिसे डी संक्रमण कहते हैं। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं को की कितने प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। तो वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। फिर 2 अंक वाले प्रश्न आ जाते हैं जिनको बाद में करेंगे अपन। आज केवल 1 अंक के प्रश्नों को लेंगे। अध्याय 10 और 11 में कोई भी 1 अंक वाले प्रश्न नहीं है, और 12 में भी नहीं है। तो अब अपन ले लेते हैं अध्याय 13। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। सही विकल्प का चयन करना है इसमें। पहला प्रश्न, एनिलीन, अमोनिया, एथिलअमीन तथा डाईएथिलअमीन में कौन प्रबल क्षारक है। एनिलीन, अमोनिया, एथिलअमीन और डाईएथिलअमीन में प्रबलतम क्षारक कौन है, तो उत्तर इसका होगा डाईएथिलअमीन। बेंजीन का सांद्र HNO3 व H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण पर सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये उत्तर इसका नाइट्रोनियम आयन। सूत्र होता है इसका NO2+। थोड़ी सी डिटेल जानकारी अपन ने समझाने के हिसाब से दी है, आपको तो केवल पर निशान लगाना है और नाइट्रोनियम आयन उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। फिर हमारा अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलान। कार्बिलअमीन परीक्षण प्राथमिक अमीन के लिए किया जाता है ये। उसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण अमाइड के लिए किया जाता है। अमोनी अपघटन, या इसको अमीनो अपघटन भी कहते हैं, अमोनी अपघटन, एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया को अमोनी अपघटन कहते हैं। युग्मन अभिक्रिया, एजो रंजक, एजो डाइज बनती है इसमें युग्मन अभिक्रिया में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया होती है। फिनोल से भी कर सकते हैं अपन। तो फिनोल से करें तो ये बनेगा पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो नारंगी रंग की डाई होती है। तो ये तो केवल समझाने के लिए है। और अमीन से करें तो पेरा अमीनो एजो बेंजीन बनता है, वो भी डाई होती है। तो युग्मन अभिक्रिया एजो रंजक, ये इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सेंडमेयर अभिक्रिया। क्यूप्रस हैलाइड उत्प्रेरक का इसमें उपयोग होता है सेंडमेयर अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया में कॉपर चूर्ण का उपयोग करते हैं, तांबे के चूर्ण का उपयोग करते हैं। कॉपर चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं गाटरमैन अभिक्रिया में। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन कार्बिलअमीन अभिक्रिया, एरोमेटिक प्राथमिक अमीन कार्बिलअमीन अभिक्रिया अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न अमीन कहलाते हैं। जैसे मेथिलअमीन, एथिलअमीन, ये अल्किल व्युत्पन्न हो गए। एनिलीन एरिल व्युत्पन्न हो गया।
अमोनिया के एल्किल या एरिल दोनों प्रकार के जो व्युत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? अमीन कहलाते हैं। अगला प्रश्न अपना आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो थाइमिन नहीं होता आरएनए में, एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन तीनों होते हैं। थाइमिन के स्थान पर साइटोसिन होता है। थाइमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिगमन करता है? तो ये हीमोग्लोबिन करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन का अभिगमन करता है? तो हीमोग्लोबिन। उत्तर द। एक वाक्य में उत्तर देना है। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं अपन। क्वाशरकस और मराजमस, ये दो रोग होते हैं, तो आप क्वाशरकस लिख दें इसमें। रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में उत्तरदायी होता है। दो अमीनो अम्ल अणुओं के मध्य बना बंध क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। दो अमीनो अम्ल अणुओं के मध्य बना बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। सही जोड़ी मिलान करना है। प्रोटीन की संरचना पेप्टाइड बंध से बनती है। उत्तर 3। डीएनए, तो इसका उत्तर 2 का 2 ही होगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है ये, तो उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा, डीऑक्सीराइबोज। तीसरा है द्विकुंडलित संरचना, इसका उत्तर है पहला, डीएनए। डबल हेलिकल मॉडल होता है डीएनए का। द्विकुंडलित संरचना जो वाटसन और क्रीक ने दी थी, तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा पहला, डीएनए। द्विकुंडलित संरचना इसकी होती है। तो ये थे हमारे 1 अंक वाले सभी प्रश्नों के उत्तर। क्लास 12th केमिस्ट्री के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखते रहें। पहले पार्ट का पूरा वीडियो हम बना चुके थे पहले, तो फर्स्ट लेसन के लिए आप उस वीडियो को देखें, और चौथे लेसन से ये जितने भी 1 अंक के प्रश्न हैं उसके लिए आप इस वीडियो को देखें। बाकी अंकों वाले प्रश्न भी आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। एक एक बार और आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये अध्याय 4, इसके बाद ये अध्याय 7, 7 के बाद डी और एफ ब्लॉक अध्याय 8, अध्याय 9, फिर ये हमारा अध्याय 13, और फिर अध्याय 14।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।